नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आपके अपने चैनल पे। और जैसे कि आपको पता है हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के एमसीक्यूज विद डिटेल। तो अगर आपको क्लास पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करके, अगर आप नए हैं नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल पे प्रेस करना। जिसको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर अच्छी लगे और किसी और को भी ज़रूरत है तो शेयर कर देना, ठीक है। और अगर आपको बैच चाहिए, आपको कंप्यूटर की थ्योरी पढ़नी है, कंप्लीट कंप्यूटर आपको मेंस के लिए पढ़ना है, तो संजीवनी कंप्यूटर का बैच हमारा चल रहा है। टेक कैप्सूल ऐप पर जाकर के आप डेमो देख सकते हैं। और जिसको बुक चाहिए वो मार्केट से बुक लेना चाहता है तो मार्केट से ले सकता है, कंप्यूटर संजीवनी के नाम से मिल जाएगी। इसके अंदर आपकी कंप्लीट थ्योरी है, पीवाईक्यूज़ हैं, एमसीक्यूज़ हैं, और आपके जितने भी एचएसएससी के क्वेश्चन है वो लास्ट के अंदर इसके अंदर दिए हुए हैं, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये ऑनलाइन चाहिए तो ये भी आपको टैप कैप्सूल ऐप पर मिल जाएगी। तो कल का जो क्वेश्चन था वो आपका था होमवर्क के लिए, वो है आपकी स्क्रीन पर। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, कि रैम में अटकता है कि रोम में अटकता है, कहाँ पर अटक जाता है। रैम, रोम, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। कोई भी प्रोग्राम जो आपके इनिशियल प्रोग्राम रहते हैं वो रोम के अंदर रहते हैं, और जो एक्स्ट्रा प्रोग्राम रहते हैं वो हार्ड डिस्क के अंदर रहते हैं। और जब उनको रन करवाना होता है तो उनको लोड किया जाता है किसके अंदर, रैम के अंदर लोड किया जाता है। रैम क्या है आपकी, ये है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, क्या होती है ये आपकी टेम्परेरी होती है, ये वॉलेटाइल होती है, यानी इसके अंदर अगर पावर कट हो जाता है तो इसके अंदर जो डाटा होगा वो आपका मिट जाएगा, ये डाटा को खो देगी। दूसरी है रोम, ये है रीड ओनली मेमोरी। परमानेंट मेमोरी होती है, इसके अंदर रखा डाटा, ये नॉन वॉलेटाइल होती है, इसके अंदर रखा डाटा जो है वो आपका पावर कट होने पर नहीं खोती है ये। ठीक है, हार्ड डिस्क तो ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, बाकी के सब प्रोग्राम जो रहते हैं वो इसके अंदर लोड रहते हैं। वर्चुअल मेमोरी भी, वो रैम की अगर एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ती है तो वर्चुअल मेमोरी भी हार्ड डिस्क के अंदर बन जाती है। और फ्लॉपी डिस्क भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। ठीक है, तो इन दोनों को आप स्टोरेज कह सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो जब भी आप कोई प्रोग्राम रन करते हैं, अगर वो प्रोग्राम रोम में है चाहे वो हार्ड डिस्क में है, वो रैम में लोड किया जाता है, यानी वहाँ पर जाकर के अटकता है, तो आंसर क्या होगा, रैम आपका आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा बच्चे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। क्या कहते थे, तो कंप्यूटर की स्थायी स्मृति को क्या कहते हैं, व्हाट इज द परमानेंट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर कॉल्ड। परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं, तो अभी हम पढ़ करके आए हैं कि परमानेंट मेमोरी को आप रोम कहते हैं। ठीक है, क्या कहोगे, जो डाटा उसके अंदर स्टोर है वो हमेशा स्टोर रहेगा, वो ऑटोमेटिक नहीं कट होता, उसके अंदर परमानेंटली आप स्टोर कर सकते हैं, तो वो है आपका रोम। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी है, जिसके अंदर जो भी प्रोग्राम आपको रन करना है वो उसके अंदर आएगा और वो सीपीयू से परमिशन लेगा और रन हो जाएगा। सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, और सी डी रोम क्या है, ये भी आपकी स्टोरेज डिवाइस है। सी डी रोम ये होती है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड, रोम है ना, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ये भी तीन टाइप की आपकी अलग अलग आती है, चार टाइप की होती है। सी डी रोम होता है, सी डी आर होता है, सी डी डब्ल्यू आर होता है, यानी डब्ल्यू आर का मतलब क्या है, राइटेबल एंड रीडेबल। आर का मतलब क्या है, ओनली रीडेबल होता है वो। और एक आती है वॉम, ठीक है, राइट वंस रीड मोर। ठीक है, रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी। तो अगर वो डिटेल में पढ़ना है तो मैंने पूरे चैप्टर के अंदर पढ़ाया है, और आगे भी मैं पढ़ा दूंगा जब क्वेश्चन आगे और आएंगे। ठीक है, मेमोरी से और भी क्वेश्चन आएंगे। निम्न में से कौन सा सीआरटी का हिस्सा नहीं है। सीआरटी से मतलब क्या है, यहाँ पर सीआरटी से मतलब है कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, और ये ट्यूब कहाँ पर होती है, तो ये आपके मॉनिटर, जो पुराने वाले मॉनिटर थे उनके अंदर होती है। और उसमें पूछ रहा है कि इनमें से उनका हिस्सा कौन सा नहीं है। ठीक है, तो क्या फास्फोरस स्क्रीन, तो वहां पर होती थी भी फास्फोरस स्क्रीन तो। ठीक है,
शैडो मास्क, तो शैडो मास्क भी होता था उसके अंदर, कंप्लीट डिटेल में हमने पढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक गन, तो इलेक्ट्रॉन को बम्बार्डमेंट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक गन भी वहाँ पर होती थी। वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेट की वायर्स भी होती थी, मैग्नेट जहाँ पर बनेगी, ठीक है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड आपका जनरेट करती थी। क्या वहाँ पर गैस प्लाज्मा होता था? नहीं होता था। तो यही आपका आंसर होगा बच्चे कि गैस प्लाज्मा उसके अंदर नहीं होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका? डी आंसर हो जाएगा। चलो आगे चलते हैं। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी, यानी सबसे पहली कंप्यूटर की भाषा कौन सी थी? कोबाल, बेसिक, फोर्ट्रॉन और पास्कल। तो ये सभी भाषाएं हैं, ये कौन सी जनरेशन की भाषाएं हैं? ये आपकी थर्ड जनरेशन की भाषा है, ठीक है। कौन सी जनरेशन की? थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन में कौन कौन सी भाषा आई थी? फोर्ट्रॉन आई थी, कोबाल आई थी, ठीक है, और बेसिक। ये सारी की सारी क्या है? बेसिक। सी भी आई थी यहाँ पर, पास्कल भी आई थी, ठीक है। ये सब भाषाएं क्या हैं? ये सब भाषाएं आपकी थर्ड जनरेशन की है। सेकंड जनरेशन में कौन सी भाषा थी? तो असेंबली लैंग्वेज थी। कौन सी थी? असेंबली लैंग्वेज थी, असेंबली भाषा, ठीक है, असेंबली भाषा। इस भाषा को ट्रांसलेट करने के लिए मशीन भाषा में, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ मशीन भाषा समझता है, इसको ट्रांसलेट करने के लिए असेंबलर था। इन सबको ट्रांसलेट करने के लिए आपका कंपाइलर और इंटरप्रेटर आए थे, ठीक है। तो यहां पर इसने पूछा कि सबसे पहले कौन सी बनी, तो बनी तो सब थर्ड जनरेशन में, लेकिन यूज सब थर्ड जनरेशन में हुई, बन कब गई, बनी कब? तो फोर्ट्रॉन जो है ये आपकी सबसे पहले बनी भाषा है, और ये बन गई थी 1957 में, और ये साइंटिफिक यूज के लिए बनी थी। शुरुआत में इसको साइंटिस्ट के यूज के लिए बनाया गया था। इनके यूज, जो फॉर्मूला जो इसके अंदर यूज किया जाता था, वो साइंटिस्ट के लिए यूज किया जाता था। इसको किसने बनाया? आईबीएम की एक टीम ने बनाया, आईबीएम की टीम ने, ठीक है। आईबीएम की टीम ने इसको बनाया। आईबीएम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। मैं ये 2-3 बार बता चुका हूँ। 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। उस टाइम नाम था इसका कैलकुलेटिंग, ट्यूबुलेटिंग एंड रिकॉर्डिंग कंपनी, यानी CTR कंपनी इसका नाम था। 1924 में आईबीएम किया गया, ठीक है। 1924 में इसका नाम बदल करके आईबीएम किया गया। इसी को बिग ब्लू कंपनी भी कहा जाता है बच्चे, ठीक है। इसको ही क्या कहते हैं? इसको बिग ब्लू कंपनी भी कहते हैं। लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? विच टाइप ऑफ द लेजर इज यूज इन लेजर प्रिंटर? तो लेजर प्रिंटर के अंदर डाई लेजर नहीं होता, गैस लेजर नहीं होता, सेमीकंडक्टर लेजर ये होता है, अर्धचालक लेजर जो है ये प्रयोग होता है, ठीक है। कंप्यूटर कितने टाइप के होते हैं, ओ प्रिंटर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है, वो सब हमने देखा है जब हमने चैप्टर वहां पर अच्छे से पढ़ा है। लेजर प्रिंटर से एक आधा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है बच्चे, ठीक है। कंप्यूटर के अगर आपको सिलेबस है और 10 क्वेश्चन वहां पर आ रहे हैं, तो एक आधा क्वेश्चन प्रिंटर से जरूर वहां पर पूछा जाएगा। इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, दो तरीके के हम पढ़ते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा होता है? जो कागज को आपका टच कर करके वो प्रिंट करेगा, और नॉन इम्पैक्ट जो आपका टच नहीं करेगा कागज को और प्रिंट करेगा, उसके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आता है लेजर प्रिंटर आपका, ठीक है। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं, तो कौन सी धातु से बनते हैं? आईसी चिप फॉर कंप्यूटर आर यूजली मेड ऑफ, किससे बनते हैं? क्रोमियम से बनते हैं, सिलिकॉन से बनते हैं, सीसा का बनता है, या कॉपर का बनता है? तो आईसी का मतलब क्या है? आईसी का मतलब है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी का मतलब है। और आईसी सबसे पहले तो ये थर्ड जनरेशन के अंदर यूज की गई थी। टेक्नोलॉजी आईसी कहां पर यूज की गई थी? थर्ड जनरेशन के अंदर। फर्स्ट जनरेशन में आपकी वैक्यूम ट्यूब थी, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर थे, थर्ड जनरेशन में आकर के आईसी आ गई थी। आईसी वहां पर दो तरीके से आपकी यूज हुई, ठीक है। एक तो एमएसआई और एक एसएसआई। एमएसआई का मतलब है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, एसएसआई का मतलब है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। ये क्या है? ये है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये क्या है? ये आपका है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। ये क्या है? मीडियम स्केल इंटीग्रेशन है। यहां पर आपके लगभग सैकड़ों ट्रांजिस्टर यूज होते हैं,
मीडियम स्केल इंटीग्रेशन में, और स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन में लगभग 10 ट्रांजिस्टर होते हैं। इंटीग्रेशन का क्या मतलब है, यानी उनको एक साथ जोड़ देना। इंटीग्रेशन जब आप मैथ में करते हो तो इक्वेशन आपकी छोटी होती जाती है, डेरिवेशन करते हो यानी फैलाना, डेरिवेशन करते हो तो इक्वेशन बड़ी होती जाती है। वही चीज़ यहाँ पर है, इंटीग्रेशन करके यानी उनको जोड़ के उनको छोटा कर देना। ठीक है, तो आईसी जब बनाई जाती है तो उनके अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर को जोड़ दिया जाता है। तो आईसी किसकी बनी होती है, तो सिलिकॉन की बनी होती है बच्चे। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। चलो यहां पर देखो, रेड थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। पहला कंप्यूटर किसने बनाया था, ये आपको बताना है कि पहला कंप्यूटर किसने बनाया था। तो किसने बनाया अभी पहला कंप्यूटर, पहला कंप्यूटर जो आपका एनालिटिकल इंजन था वो किसने बनाया, तो एनालिटिकल इंजन जो है वो बनाया था चार्ल्स बेबज ने। ठीक है, चार्ल्स बेबज ने एनालिटिकल पहला कंप्यूटर, अगर जो मॉडल देखा जाए तो पहला कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन जिसके बारे में ये पूछ रहा है वो उसकी बात कर रहा है, एनालिटिकल। उन्होंने एक डिफरेंस इंजन भी बनाया था। डिफरेंस इंजन कब बनाया, तो डिफरेंस इंजन जो बनाया था, डिफरेंस इंजन, डिफरेंस इंजन 1822 में इन्होंने बनाया था। ठीक है, ये एक मशीन थी जो कैलकुलेशन करती थी। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करती थी 1822 के अंदर, और ये दशमलव के बाद में आपके 20 अंकों तक की गणनाएं कर सकती थी। फिर उन्होंने बनाया एक एनालिटिकल इंजन, एनालिटिकल इंजन बनाया भाई। एनालिटिकल इंजन 1833 में इन्होंने बनाना शुरू किया, 1837 में वो प्रस्तावित हुआ, लेकिन एनसीईआरटी क्या मानती है, एनसीईआरटी इसका आंसर, एनसीईआरटी में 1834 लिखा हुआ है, तो आपको जाना है 1834 के साथ। ठीक है, किसने बनाया, तो चार्ल्स बेबज ने बनाया। ये फर्स्ट प्रोग्रामेबल मशीन थी, विश्व की पहली प्रोग्रामेबल मशीन थी, जिसके ऊपर एडा लवलेस ने पहला प्रोग्राम लिखा था बर्नौलीज नंबर की गणना करने के लिए। पहला प्रोग्राम जो था वो कौन सा था, बर्नौलीज नंबर था। और इस मशीन को बनाने की वजह से ही चार्ल्स बेबज को, चार्ल्स बेबज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, चार्ल्स बेबज का जन्म हुआ था बच्चे 1791 में। कहां पर हुआ था, तो लंदन में हुआ था, लंदन इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ और इनकी मृत्यु हो गई थी 1871 में, 80 वर्ष की उम्र में। 1822 में एनालिटिकल डिफरेंस इंजन बनाया, 1837 में एनालिटिकल इंजन तैयार किया, एनसीईआरटी 1834 मानती है। और इन्होंने ही क्या है, ये क्या क्या थे भाई, इनका पेशा क्या था। ठीक है, कहने का मतलब ये क्या क्या काम करते थे, ये इन्वेंटर थे यानी आविष्कारक थे, आविष्कारक थे यानी इन्वेंटर। ठीक है, ये क्या थे, दार्शनिक थे यानी फिलोसफर भी थे ये। ठीक है, क्या थे, ये फिलोसफर भी थे, और ये मैथमेटिशियन भी थे, यानी ये गणितज्ञ थे। ठीक है, और भाई ये प्रोफेसर भी थे। ठीक है, प्रोफेसर थे। और भाई आविष्कारक, दार्शनिक, मैथमेटिशियन, प्रोफेसर, और ये क्या थे, ये यांत्रिक अभियंता भी थे। क्या थे, यांत्रिक अभियंता। ठीक है, यांत्रिक अभियंता क्या होता है, हिंदी में नहीं समझ आ रहा होगा, ये होता है मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है, यांत्रिक अभियंता भी थे, मैकेनिकल इंजीनियर भी थे। और इनके जीवन काल में इनको इतनी प्रसिद्धि नहीं मिली थी, क्योंकि ये एनालिटिकल इंजन पूरी तरह से इनके जीवन काल में भी तैयार नहीं हुआ था। बाद में इसकी चीज़ों का पता चला, तब जाकर के इसको प्रसिद्धि मिली। क्यों, क्योंकि एनालिटिकल इंजन को आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज भी माना जाता है। ठीक है, आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज भी कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर सब चीज़ें थी जो आपकी एनालिटिकल इंजन के अंदर सब चीज़ें थी, तो आधुनिक कंप्यूटर के अंदर भी होती है। कौन कौन सी चीज़ें, जैसे इसके अंदर सीपीयू होता है, तो उसमें सीपीयू का काम मिल करता था।
ठीक है, उसमें एक स्टोर होता था वो जो मेमोरी का काम करता था। ठीक है, उसमें इनपुट आउटपुट भी पंच कार्ड से दिए जाते थे। क्यों? क्योंकि उसको इनपुट दिया गया था प्रोग्राम, तभी तो वो प्रोग्राम हुआ था। ठीक है, और इसको प्रोग्राम किसने किया था? तो एडा लवलेस ने। ठीक है, एनालिटिकल इंजन के ऊपर सबसे पहले प्रोग्राम किसने किया? एडा लवलेस ने। किसने किया? एडा लवलेस। एडा लवलेस का जन्म भी लंदन में ही हुआ था, इंग्लैंड में। 1815 में इनका जन्म हुआ था, 1852 में इनकी मृत्यु हो गई थी। एडा लवलेस ने डिफेंस इंजन के ऊपर, एनालिटिकल इंजन के ऊपर बर्नौलीज थ्योरम का फर्स्ट प्रोग्राम लिखा। ठीक है, बर्नौलीज नंबर्स को गणना करने के लिए पहला प्रोग्राम लिखा, इसीलिए इनको वर्ल्ड की पहली प्रोग्रामर, फर्स्ट प्रोग्रामर ऑफ द कंप्यूटर, प्रोग्रामर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। यानी विश्व की पहली प्रोग्रामर कौन है? एडा लवलेस है। मदर ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की माता इनको कहा जाता है। और एडा लवलेस को चार्ल्स वेबज ने संख्याओं की जादूगरनी भी कहा था। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। एडा लवलेस के नाम पर 1979 यानी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने एक लैंग्वेज बनाई थी। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज बनाई थी, उसका नाम एडा लवलेस के नाम के ऊपर रखा था। कब? 1979 के अंदर एडा लैंग्वेज उसका नाम रखा। और 2009 से एडा लवलेस डे मनाया जाता है हर वर्ष अक्टूबर के दूसरे मंगलवार को। ठीक है, तो बहुत कुछ है इनके बारे में जानने के लिए, तो आगे जब क्वेश्चन आएगा एडा लवलेस के बारे में तब डिटेल में और पढ़ेंगे। ठीक है, किसी आंकड़े संचय में रिकॉर्ड का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? What is the tree like structure of the records in a data stored called? क्या कहते हैं? तो डेटा को जब ट्री लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आप रिकॉर्ड करते हो तो उसको कहते हैं हायरार्कियल मॉडल। ठीक है, श्रेणीबद्ध मॉडल। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा एक यंत्र सामग्री नहीं है? ये क्या मतलब हुआ? द फ्लोइंग इज नॉट द हार्डवेयर कंपोनेंट। हाँ ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए हार्डवेयर कंपोनेंट? हार्डवेयर की हिंदी उधर नहीं लिखी, बताओ। ठीक है, प्रिंटर नहीं है, कीबोर्ड नहीं है, माउस नहीं है, तो ये प्रिंटर, कीबोर्ड और माउस तो सब आपके हार्डवेयर हैं, जिनको आप, वो भौतिक उपकरण जिनको आप छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, यानी टेंजिबल होते हैं। हार्डवेयर कैसे होते हैं? टेंजिबल होते हैं। हार्डवेयर क्या होंगे? कंप्यूटर के वो भौतिक उपकरण जिन्हें हम छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, तो इनको क्या कहेंगे? टेंजिबल कहेंगे। टेंजिबल का मतलब क्या है? स्पर्शनीय। ठीक है, सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? इनटेंजिबल कहते हैं, अस्पर्शनीय कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है आपका? वो हार्डवेयर नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में काम करता है, दोनों को मिलकर के काम करवाता है, वो होता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपकी विंडो हो गई। ठीक है, जैसे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो हार्डवेयर नहीं होगा बच्चे। और ये है आपका होमवर्क। तो अंतिम क्वेश्चन इस क्लास का होमवर्क में क्या है? आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपकरण संभव हो सका निम्न के प्रयोग से। द क्या है? मैनिट्यूरिजेशन यानी उसको छोटा करना, लघु रूपकरण, मैनिट्यूरिजेशन ऑफ द मॉडल कंप्यूटर, मॉडर्न कंप्यूटर हैज़ बीन पॉसिबल ड्यू टू द यूज ऑफ। ठीक है, किसके यूज से? ट्रांजिस्टर के यूज से, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के यूज से, नैनो मटेरियल के यूज से और सुपर कंडक्टर के यूज से। इसका आंसर आपको कमेंट करना है। ठीक है, और अगर आपको बैच चाहिए तो आपको मैंने बता ही दिया कि टेक कैप्सूल ऐप पर जाकर के आप डेमो ले सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो आप उसमें इनरोल हो सकते हैं। किसी को कंप्यूटर की बुक चाहिए तो कंप्यूटर संजीवनी के नाम से आपको हर मार्केट में, हर बुक शॉप के ऊपर मिल जाएगी। और ऑनलाइन चाहिए तो टेक कैप्सूल ऐप से आप ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। जो बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ऑल पे प्रेस करना, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और वीडियो अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर करना, ये हमारा मोटिवेशन होगा। ठीक है, आपकी तरफ से दिया हुआ मोटिवेशन होगा हमारे लिए। और जिसको पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।
अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।